हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 247 में आपका स्वागत है और मेरा नाम पायल है। तो मैं आज आपके लिए ला चुकी हूँ एक डिटेल्ड कंप्लीट इंफॉर्मेशन DBT बैक 2025 के बारे में। इसके अंदर हम ये जानेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, साथ ही साथ हम इसका सिलेबस देखने वाले हैं और साथ ही साथ हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी जानने वाले हैं। इन सबको जानने के बाद मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि कैसे आप लेस एफर्ट्स में ये पूरा एग्जाम सिंपली क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इस एग्जाम के बारे में बताती हूँ तो जो एग्जाम है वो 28 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और ये एग्जाम की जो एंड डेट है फॉर्म फिलिंग की वो 28 मार्च को खत्म हो जाएगी। 28 मार्च 5 बजे ये एग्जाम का जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको पेमेंट करनी है तो आपके पास और थोड़ा समय आपको मिलने वाला है। 11:50 तक आपको समय मिलने वाला है 28 मार्च को। तो अगर आपने पेमेंट नहीं करी है तो आप इसकी पेमेंट 11:50 तक कर सकते हैं। अगर बात करी जाए पेमेंट होने कितनी वाली है, तो अगर हम जनरल कैटेगरी, OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पेमेंट होने वाली है 1300 रुपीज। लेकिन वहीं आप अगर SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो जो पेमेंट है वो होने वाली है 650 रुपीज। अगर इसके दौरान एक नोट भी गिवन है कि इसके मतलब ये जो पेमेंट्स है इसके अलावा भी गेटवे अगर चैनल जिससे भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसके भी चार्जेस कट सकते हैं। अब ये जो बेट का एग्जाम है, अगर आपने कोई भी इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर एरर कर दिया है, आप एडिट करना चाहते हैं, तो जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो जाएगी 30 मार्च को और बंद हो जाएगी 31 मार्च को। अगर बात करी जाए एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड तभी रिलीज करते हैं जब पेपर आने वाला होता है। पेपर से 4-5 दिन पहले ही एडमिट कार्ड रिलीज होगा और ये NTA की वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। अगर एग्जाम का पैटर्न की मैं बात करती हूँ तो ये CBT होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और ये MCQ बेस्ड टेस्ट है। ये आपको इस एग्जाम को लिखने के लिए, इस CBT एग्जाम को करने के लिए 3 घंटे मिलने वाले हैं, मतलब 180 मिनट मिलने वाले हैं। और ये एग्जाम की डेट पहले से ही अनाउंस हो चुकी है। हाँ जी, इसकी डेट पहले से ही अनाउंस है और ये एग्जाम होने वाला है 13 मई को। तो आपके पास आराम से लगभग 50 से 60 दिनों का समय है, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। CSIR नेट अड्डा 247 पे सीरीज भी चल रही है DBT बैक 2025 की। अगर आप GAT B की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। अगर एग्जाम की टाइमिंग की बात करी जाए तो 10 बजे से लेके 1 बजे तक ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, 3 घंटे का होने वाला है। और साथ ही साथ एग्जामिनेशन सेंटर एडमिट कार्ड पर ही लिखा हुआ आएगा। और जैसे ही एग्जाम हो जाएगा तो प्रोविजनल की और जो रिस्पांस की है वो जारी कर दी जाएगी। उसके कुछ समय के बाद ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और ये टाइम टू टाइम ही NTA की वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करती हूँ तो किसी ने अगर बैचलर्स कर रखी है या फिर मास्टर्स कर रखी है इन सारे सब्जेक्ट्स में, जैसे कि बायोमेडिकल, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटेशन, बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड साथ ही साथ जूलॉजी या फिर जो भी बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंसेस के जो भी एरियाज हैं, अलाइड एरियाज हैं, अगर किसी ने भी BSc बैचलर्स या फिर MSc कर रखी है, मास्टर्स कर रखी है, आपने MBSc कर रखी है, MBBS कर रखी है, तो आप एलिजिबल है। अगर आप इसके लास्ट सेमेस्टर में हैं, अगर आप अपीयरिंग स्टेज में हैं, तभी भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास रिजल्ट अवेटेड का ऑप्शन आएगा, तो आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं और अपने जो भी इंस्टीट्यूट है उससे NOC जारी करवा सकते हैं और उसको, उस फॉर्म को मतलब हेड, जो भी आपके डिपार्टमेंट का हेड होगा, उससे सिंपली साइन करवा के आप वहां पर अपलोड कर सकते हैं। जो भी अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं, उनको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसमें यही लिख रखा है। और साथ ही साथ जो DBT PGT टीचिंग प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और जो फाइनल सेमेस्टर के अंदर है, वो दोनों के दोनों ही ये फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। तो अगर इसकी बात करी जाए तो 60% मार्क्स चाहिए जनरल, EWS कैटेगरी और OBS कैटेगरी को इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, और 55% एग्जाम आपके पास होने चाहिए। इतने मार्क्स आपके पास होना चाहिए तभी आप इस बेट एग्जाम को भर सकते हैं। आपके पास बैचलर्स होना चाहिए या फिर मास्टर्स होना चाहिए या फिर आप पास होने चाहिए या फिर आप अपीयर्ड होने चाहिए, मतलब अपने लास्ट सेमेस्टर में होना चाहिए। अगर बैचलर्स है तो आप 8 सेमेस्टर्स में होना चाहिए। अगर
आप MSc कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो आप फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपको होना चाहिए। और एज लिमिट क्या दे रखी है? एज लिमिट है यहाँ पे 28 ईयर्स है। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डे से काउंट करा जाएगा। तो जनरल के लिए और EW कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स लास्ट है। लेकिन अगर वही कैंडिडेट अगर SC ST या फिर डिफरेंटली एबल से बिलोंग करता है या फिर वुमेन कैटेगरी में आता है तो उसको 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी जाएगी और 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन OBC कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करी जाएगी। तो और नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए? अगर वो इंडियन है, अगर भारतीय नागरिक है तो ही ये बेट का फॉर्म भर सकता है। तो ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अगर मैं बात करती हूँ पेपर की, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एक CBT मोड होने वाला है और ये 180 मिनट्स का होने वाला है और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट A के अंदर एंड पार्ट B, मतलब सेक्शन A के अंदर और सेक्शन B। सेक्शन A के अंदर यहाँ पे जनरल साइंस, मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिक एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी पूछा जाएगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। वही अगर मैं बात सेक्शन B की बात करती हूँ तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड एरिया पूछा जाएगा बायोटेक्नोलॉजी का और यहाँ पे आपको ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है बिकॉज यहाँ पे 150 क्वेश्चंस हैं और आपको करने कितने हैं? 50 क्वेश्चंस। और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का कैरी करता है? 3 मार्क्स का कैरी करता है। तो अगर आप 50 × 3 करेंगे तो आपको 150 मिल जाएगा। सेम यहाँ पे भी आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 150, तो टोटल आपके पास कितने मार्क्स हो जाएंगे? 300 मार्क्स होंगे। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करती हूँ तो 100 क्वेश्चंस को आपको कितने मिनट्स में करना है? 3 आवर्स में करना है, मतलब 180 मिनट्स के अंदर करना है और टोटल मार्क्स कितने होने वाले हैं? 300 मार्क्स का होने वाला है। यही इसके अंदर भी लिख रखा है कि जो बेट का क्वेश्चन पेपर है वो सेक्शन A और सेक्शन B के अंदर है और सेक्शन A के अंदर आपके पास 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, 50 में से आपको 50 करने पड़ेंगे। लेकिन सेक्शन B में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि आपके पास 150 क्वेश्चन है और आपको 50 करने होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यहाँ पे -1 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और जो अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते उसको हम अनमार्क मानेंगे और उसको 0 मार्क्स डिनोट किया जाएगा। अब मैं सिलेबस की अगर आपको बात करती हूँ तो जो सिलेबस है वो थोड़ा वाइड सिलेबस है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टिप्स क्या है एक्चुअली इसको क्रैक करने की। देखिए जो बायोटेक्नोलॉजी है ये मोस्टली अगर आपने CSIR नेट का पढ़ाई करी होगी तो मोस्टली सारा का सारा ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। थोड़ा जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है जैसे इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, प्लांट, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। अदरवाइज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी, ये सारा का सारा क्या रहता है? सेम रहता है। इसका मतलब सारे बच्चे वो पार्ट तो आराम से कवर कर लेंगे। बट आप अलग कैसे देखेंगे? आप अलग तब देखेंगे जब आप प्रिपेयर करेंगे सेक्शन A को, मतलब पार्ट A को। अगर आप पार्ट A को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तब आपके पास कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अंदर क्या होगा? आपको केमिस्ट्री पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको कैटेगरी 1 या फिर कैटेगरी 2 से मतलब अपना क्रैक करना है ये एग्जाम, तो आपको इन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। आपको केमिस्ट्री पे फोकस करना पड़ेगा, आपको मैथ्स पे फोकस करना पड़ेगा, इन दोनों सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताती हूँ तो केमिस्ट्री में आप क्या चीज फोकस कर सकते हैं ये देखिए। तो केमिस्ट्री के अंदर क्या टॉपिक्स हैं जो आप एक्चुअली पढ़ सकते हैं? तो पहला जो टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आप क्लास 11 की बुक से आराम से इजीली इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं और ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का ही, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर ही आता है। तो आप ये मोल कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। इसी के अंदर मोलारिटी आप पढ़ सकते हैं। मोलारिटी से आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री के आप आराम से जनरल एप्टीट्यूड के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप केमिस्ट्री अच्छे से करके जाइए बिकॉज यही एक्चुअली आपकी रैंक बनाने वाले हैं। मोलालिटी आप कर सकते हैं। एक आपके पास टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो अगर आपने ये 5 टॉपिक प्रिपेयर कर लिए
तो आप आराम से जो भी आपके पास केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और साथ ही साथ एक और थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपने ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए तो आप आराम से अपनी रैंक आप कैटेगरी 1 में अपने आप को मतलब पा सकते हैं, मतलब आप आराम से क्रैक कर सकते हैं कैटेगरी 1 की। अगर मैं आपको बात करती हूँ, अगर वही मैं किसकी बात करती हूँ, मैथ्स, तो मैथ्स में आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स में जो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं वो कर सकते हैं डिस्टेंस एंड टाइम की, और आपको इसमें ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक आप केमिस्ट्री मूल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इज जस्ट लाइक अ हाफ एन आवर, 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, आपने आराम से 15 से 20 मिनट पढ़ लिए और आपने 4-5 इसके क्वेश्चन ट्राई कर लिए, दैट्स इट। मतलब आपको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं। अगर आप रोज रोज भी अगर आधा घंटा एक टॉपिक उठाएंगे, आपका इजीली कवर हो जाएगा। इसके अंदर आप डिस्टेंस एंड टाइम पढ़ सकते हैं, सेम आप डायरेक्शन पढ़ सकते हैं। डायरेक्शन के आपको 3 से 4 मैथ्स में क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाते हैं। मिसिंग नंबर हो गया, इसके क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, ये भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ आप प्रॉफिट एंड लॉस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको वर्क एंड टाइम करना ही करना है, बिकॉज इसके भी आप 3 से 4 क्वेश्चन इजीली देख सकते हैं। तो अगर आपने ये मैथ्स और केमिस्ट्री के ये जो मैंने टॉपिक्स लिख रखे, अगर आपने ये अच्छे से कवर कर दिया तो आपकी रैंक सीरियसली कैटेगरी 1 में आने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज बाकी तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, मतलब सबको लाइफ साइंसेज आती है, आप क्या चीज आपको नहीं आती। बायोलॉजी का स्टूडेंट किससे भाग रहा है, केमिस्ट्री से भी भाग रहा है, साथ साथ मैथ्स से भी भाग रहा है, तो वो ये चीज पढ़ना नहीं चाहते। बट टॉपर्स को पता है कि मतलब उनकी जो रैंक है वो इन्हीं से आ सकती है। तो आप ये वाला अगर टॉपिक अच्छे से कवर कर लेते हैं, मात्र आप पूरे दिन में सिर्फ आधा घंटा ही दीजिए, आप 15 मिनट केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। अभी आपके पास आराम से 60 दिन है, तो आप 15 मिनट केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, उसके 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आप मैथ्स पढ़ लीजिए और उसके सिंपली 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। अब मैं आपके पास सिलेबस की बात करती हूँ, जो जनरल बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस है उसमें से क्या क्या आ सकता है, चलिए वो देख लेते हैं। पार्ट ए के बारे में मैंने आपको बता दिया, और इसके अंदर थोड़ा जनरल बायोटेक्नोलॉजी भी आएगा। तो फर्स्ट आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट के अंदर क्या बोल रखा है कि ये बायोमोलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बोल रखा है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आजकल फोर्सेस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। एंड बेसिक थर्मोडायनेमिक्स मैंने अभी आपको बताया, वो आपको केमिस्ट्री के अंदर तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो ये आप इसके अंदर कवर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप केमिकल काइनेटिक्स, मैंने अभी आपको बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड हाँ, एंजाइमोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे 3 से 4 न्यूमेरिकल्स आराम से पूछे जा रहे हैं, तो आप इस पे जरूर फोकस कीजिएगा इस एंजाइमोलॉजी के अंदर। अगर मैं मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करती हूँ, तो इसमें जो आपको कवर करना है, इसमें से एज सच जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। बियर लैम्बर्ट लॉ से आजकल 2-3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस है जो वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और एज सच तो नहीं है, बट बायोस्टैट्स आप पढ़ सकते हैं। बायोस्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बायोस्टैट्स को आप मतलब नजर में रख के आप इसको पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर सेल मेम्ब्रेन से क्वेश्चंस आते हैं, जो लिपिड बाइलेयर है वहां से क्वेश्चन आते हैं, डिफ्यूजन इन यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको कवर कीजिएगा। अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करती हूं, तो एज सच कोई क्वेश्चंस आ नहीं रहे, बट आप ये जो कैंसर वाला पोर्शन है इसको पढ़ के जाइएगा, और यहाँ से आप माइटोकॉन्ड्रिया रीड कीजिएगा, कोल्जी ईआर से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आप यहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। सेल्यूलर प्रोसेसेस, ये तीनों पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, इन तीनों से क्वेश्चंस बनते हैं और तीनों से ही क्वेश्चंस आते हैं,
तो आपको ये तीनों ही पढ़ने पड़ेंगे। और सबसे बेस्ट बुक इसकी जो रहेगी वो है वॉटसन। अगर आप इसको वॉटसन से पढ़ रहे हैं या फिर आप लेनिंजर का यूज कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट बुक रहेगी, और बहुत इजी लैंग्वेज में भी है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी जनरल बायोटेक्नोलॉजी के हैं, आप चाहते हैं कि अगर आपकी ये यूनिट कवर नहीं हो पा रही है तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे पिन कीजिए, बताइए कि मतलब ये वाला जो टॉपिक है आप पहले करवा दीजिए, तो मैं उस टॉपिक को पहले लेकर आ जाऊंगी। और सेल सिग्नलिंग से एज सच अभी तो आजकल तो कोई क्वेश्चंस उतने ज्यादा बन नहीं रहे। या इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनोलॉजी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इम्यूनोलॉजी तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। आरडीटी की बात करें तो आरडीटी के अंदर जो आजकल पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है पीसीआर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, और साथ ही साथ अगर जीन एक्सप्रेशन के ये या डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म से क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ज्यादा। आरएफएलपी हो गया, आरएपीडी हो गया, इससे मतलब थोड़े हॉट्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होते हैं, जो एनालिटिकल एक्सपेरिमेंटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से बनाए जा रहे हैं। और बायोसेफ्टी बायो मतलब इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जेनेटिक्स फाइलोजेनी जो है आप इसको छोड़ भी सकते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप मतलब इसको वो भी कर सकते हैं, ये कॉज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट या ये क्यूटीएल मैपिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है, आजकल इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एमएएस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स अगर देखा जाए, जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स के अंदर होमोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आजकल होमोलॉजी से पूछे जा रहे हैं, मल्टीपल पेयर वाइज अलाइनमेंट, तो ये वाला जो पार्ट है इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और माइक्रो एरे से अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन देखे नहीं है एज सच। प्रोटियोमिक्स के अंदर हाँ या ईस्ट, ये जो टेक्निक्स है इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, जैसे ईस्ट टू हाइब्रिड टेक्निक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कुछ टेक्निक है। और या आईपीआर के अगर बारे में मैं बात करती हूँ तो आपको नॉर्मली पेटेंट क्या होता है, मतलब पेटेंट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, ये पता होना चाहिए, मतलब इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप प्रिपरेशन करते रहिए, अपनी रिवीजन बंद मत कीजिए, तो आप रिवीजन हमेशा करते रहिए। तो एग्रीकल्चर की बात करी जाए, अगर एग्रीकल्चर इस बायोलॉजी के अंदर, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैल्शियम, लाइट कंट्रोल, या टिश्यू कल्चर आजकल पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, और जो C3 C4 साइकिल्स है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फोटो सिस्टम 1 एंड 2 है, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको ध्यान में रख के जो CSIR नेट की तरफ से जो फिजियोलॉजी है, जैसे ABC मॉडल है, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको ध्यान में रख के प्रिपरेशन कीजिएगा। और यहाँ से जो पूछे जा रहे हैं वो जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, प्लांट रेजिस्टेंट, वहां से आजकल क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप वो देख सकते हैं। आप बायो रेमिडिएशन पढ़ सकते हैं, बायो रेमिडिएशन से इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी आता है। मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में अभी मैंने आपको बताया था मार्कर्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, तो आपको मार्कर्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। एबायोटिक स्ट्रेस या एबायोटिक स्ट्रेस, ये वाला जो पोर्शन है ना, जो प्लांट रेजिस्टेंस है, टॉक्सिन है, आजकल इससे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर नॉर्मली आप मतलब एक जनरली टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत ओवरव्यू, मतलब ज्यादा डीप डाउन एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में आ नहीं रहा है। या इसमें इम्यूनोलॉजी आप कंसिडर कीजिएगा, इम्यूनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और या सबसे इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, इससे आप आराम से 10 से 11 क्वेश्चंस देख सकते हैं पेपर के अंदर, मतलब पार्ट ए के अंदर आराम से 10 से 11 और इवन पार्ट बी के अंदर भी 10 से 11 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से ज्यादा बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके सारे
जो पार्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके ये जो 6 पार्ट्स हैं ये सारे के सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन 6 पार्ट्स में से सारी जगह से क्वेश्चंस बन रहे हैं एक्चुअली। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स से भी 10 से 11 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे भी समझ लीजिए 15 से 20 क्वेश्चंस मान के चलिए कि मतलब इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी से आराम से पूछे जा रहे हैं। और अगर आपको कुछ भी चीज पूछना है तो मैंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स की सीरीज स्टार्ट भी कर दी है और आप उसको जाके देख भी सकते हैं। शुरुआत का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट भी कर लिया, सेकंड पार्ट भी हो गया है, तो आप चेक भी कर सकते हैं जाके। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी ये आप कर सकते हैं एक्चुअली, ये बहुत इजी पार्ट है, तो आप ये पूरा का पूरा जो ये है ना ये आराम से कवर कर सकते हैं। मतलब 2 दिन में अगर आप बैठ के पढ़ेंगे ना, 2 से 3 दिन में, तो आराम से खत्म हो जाएगा। कॉज ये नॉर्मली जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट है ना उसके बारे में ही ये डिस्क्राइब कर रखा है इसके अंदर। और मरीन बायोटेक्नोलॉजी अगर आपको पढ़ना है, अगर आपके पास समय है तो ठीक है, अदरवाइज इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है मरीन बायोटेक्नोलॉजी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके पास 150 क्वेश्चन है और 150 में से आपके पास आराम से आपको 50+ क्वेश्चंस मिल जाएंगे करने के लिए। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इम्यूनोलॉजी पढ़ सकते हैं, इवन वैक्सीनोलॉजी भी पढ़ सकते हैं यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका थोड़ा जो ये है सिलेबस है बहुत ज्यादा ह्यूज है, तो आप इतना कंसिडर कर सकते हैं। और जो फार्मास्यूटिकल है ना ये पढ़ लीजिएगा, मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये पूरा का पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूरो साइंसेस आपका मन है तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जा रहे। तो या ये सारा का सारा सिलेबस था, इसके अंदर ही आता है। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है आजकल, इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि डोज इफेक्ट कैसे हो रहा है, ड्रग कैसे रिलीज हो रही है, तो इस वाले पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंजाइम्स एंड माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग तो मैंने आपको बताया ही, ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से आप आराम से 10 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन आराम से देख सकते हैं इस वाले पार्ट से। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस था। आपके पास अभी भी 60 डेज है, आपके पास 2 महीने, आप आराम से प्रिपेयर कीजिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए। एक दिन में आप ये मत सोचिए कि मतलब आपको सारा पढ़ लेना है, आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, बट कंसिस्टेंसी थोड़ा मेंटेन रखिए। आप जस्ट 1 आवर ही पढ़िए बट मेंटेनेंस में रखिए। और हर दिन आप ऐसा टॉपिक उठाइए, मतलब पेपर को, मतलब 3-4 पेपर आप रख लीजिए, उसको थोड़ा बहुत एनालिसिस करके। तो मैं तो आपको ये बताना चाहूंगी, मेरे एनालिसिस के थ्रू सबसे पहले आप इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पढ़िए, और दूसरा पहले आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़िए। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बाद अगर आपके पास समय है, ये जब आप दोनों कवर कर लेते हैं तो आप ये वाला जो फार्मास्यूटिकल था ना, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी पढ़िए, बिकॉज यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप केमिस्ट्री और मैथ्स पे फोकस कीजिए, बिकॉज वही एक्चुअली आपकी रैंक लेकर जाएगा। बिकॉज बहुत सारे जो बच्चे हैं ना वो केमिस्ट्री और मैथ्स को स्किप कर देते हैं, मतलब जो जनरल ए वाला जो पार्ट है ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। तो आप अगर उस पर फोकस करेंगे ना, वो आपके लिए सबसे बेटर रहने वाला है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन भी कीजिए कि आप कौन सा जो यूनिट है वो सबसे पहले पढ़ना चाह रहे हैं। वैसे मैंने बायो इन्फॉर्मेटिक वाला जो यूनिट है वो स्टार्ट कर दिया है। अगर आप इसके बाद जो यूनिट पढ़ना चाह रहे हैं आप मुझे पिन कीजिए, मुझे बताइए। और या सो थैंक यू सो मच।